हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। सर कौन सा? अरे बेटा, नाइन्थ क्लास का पहला लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाओ और देख के आओ, फिर ये वीडियो आप देखिए। ओके, तो चलो, उस दिन हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट किए थे, और एटम्स और मॉलिक्यूल में हम लोगों ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट किया था। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने पहला पॉइंट भी पढ़ लिया था। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था इन्होंने? ये बोले कि एटम को छोटा करो, कर दिया सर। और छोटा करो सर, और छोटा कर दिया। और छोटा करो सर, और छोटा कर दिया। अब तो दिखना भी बंद हो गया। बोले क्या करें? बोले माइक्रोस्कोप लगाओ। अरे लगा दिया सर। माइक्रोस्कोप लगा के जब देखे, और देखने के बाद फिर और छोटा किया, और ऐसा करते 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 जब सब्सटेंस इतना छोटा हो गया कि अब फर्दर उसको और स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे डिवाइड ना किया जा सके, मतलब कि वो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल गया आपको, और सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म को ही डाल्टन अंकल ने क्या बोला कि वो ही है एटम। कौन है बोलो? एटम। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज व्हाट? बोलो, एटम। उसी को क्या बोला गया बेटा? बोलो, एटम बोला गया। डन। उसके बाद वो बोलते हैं दूसरा पॉइंट, सुनो बच्चों। उन्होंने क्या बोला कि नो डाउट सर, एक सब्सटेंस को छोटा छोटा करोगे तो उसका एक एटम बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म बनेगा, उसका एटम बोलोगे। सर दूसरा सब्सटेंस लोगे तो उसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करोगे तो उसका अलग स्मॉलेस्ट पार्टिकल बनेगा, वो दूसरा एटम कहलाएगा। मतलब सर अलग अलग सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्चुअल में वो उनके एटम कहलाएंगे, और इस सब्सटेंस का एटम और इस सब्सटेंस का एटम दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे क्या? नहीं। तो क्या होंगे सर? इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल मींस इसका एटम, और इस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मींस इसका एटम कभी भी आपस में सेम नहीं होंगे। मतलब अलग अलग सब्सटेंस के एटम अलग अलग होंगे सर। तो लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस will be different। डन। अलग अलग सब्सटेंस के एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस विल बी डिफरेंट टू ईच अदर। डन। लेकिन सर अगर हम एक ही सब्सटेंस के एटम के बारे में बात करें तो नो डाउट सर, एक सब्सटेंस बहुत सारे उस तरीके के छोटे छोटे एटम को जोड़ दोगे तो वो बड़ा सा सब्सटेंस बन जाएगा। यस और नो? मतलब कि सर क्या बोला? मतलब सर अगर एक ही सब्सटेंस है और उसके बहुत सारे एटम आप देख रहे हो तो वो एटम आपस में सेम होंगे। मतलब सर मान लो, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये है सब्सटेंस ए और ये है सब्सटेंस बी। तो जो सब्सटेंस ए है नो डाउट इसके एटम होंगे, हाँ सर, एटम ऑफ ए। सर इसके एटम होंगे, हाँ सर, ये हो गया एटम ऑफ बी। सर एटम ऑफ ए अगर हमको देखने में मिलते हैं मान लो कुछ ऐसे, कैसे? ट्राइंगुलर शेप। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ऐसे एटम होते हैं ए के, और इस तरीके से बहुत सारे
एटम से मिलकर के वो हमारा सब्सटेंस क्या हुआ है बोलो, फॉर्म हुआ है। और ये है एटम बी और इसके सब्सटेंस हम मान के चल रहे हैं कैसे हैं बोलो, स्क्वायर इन शेप। जस्ट इमेजिन, तो कॉमन सेंस लगाओ। सर दो अलग अलग सब्सटेंस है, हाँ सर दो अलग अलग सब्सटेंस है। क्या दोनों सब्सटेंस, ये ए सब्सटेंस के एटम है, हाँ सर ये सब्सटेंस के एटम है। क्या ये बी सब्सटेंस के एटम है, हाँ सर ये बी सब्सटेंस के एटम है। क्या ए सब्सटेंस के एटम बी सब्सटेंस के एटम से मैच करते हैं क्या शेप और साइज और मास में? नो। तो सर क्या करते हैं? सर मैच नहीं करते। तो क्या करते हैं सर? तो सर आपस में जरूर मैच करते हैं। मतलब सब्सटेंस ए के जो एटम होंगे वो आपस में एक जैसे होंगे, सब्सटेंस बी के जो एटम होंगे वो आपस में एक जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के एटम आपस में सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। समझ में आया क्या? तो एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस विल बी डिफरेंट टू ईच अदर। अब ये किस रिस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं, क्या डिफरेंट होना चाहिए? तो तुम बोल सकते हो कि ए के सब्सटेंस बी के सब्सटेंस से अलग है। सर एक तो साफ साफ दिख रहा है, साइज अलग अलग होना चाहिए। यस और नो बोलो। तो पहला सर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, यस और नो बोलो। सर साइज विल बी डिफरेंट, ठीक है सर। सर दूसरा और क्या अलग होना चाहिए? तो आप बोल सकते हो कि ये एटम अलग अलग हैं। सर मास भी अलग होना चाहिए, मास विल ऑल्सो डिफरेंट। मतलब ये समझ में आया सर कि दो अलग अलग सब्सटेंस लिए हो तो इसके एटम कुछ अलग तरीके के होंगे, इसके एटम कुछ अलग तरीके के होंगे, दोनों कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। दोनों अगर अलग अलग हैं तो उसका क्या रीजन है? सर इसका मास, इसके एटम का मास और इसके एटम का मास अलग अलग है। सर इसका शेप साइज और इसका शेप साइज दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, तो मतलब दोनों एटम क्या हो जाएंगे बोलो, अलग अलग हो जाएंगे। डन। तो एटम्स के डिफरेंट होने का मतलब है कि उनका साइज विल बी डिफरेंट होना चाहिए और मास इज ऑल्सो डिफरेंट होना चाहिए। तो बोल दोगे सर एटम क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एटम के। लेकिन अगर कोई बोल दे कि एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे एटम है मान लो आपके पास, क्या वो आपस में सेम है? तो हाँ सर सेम है। ओके, तो थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट आओ, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सर थर्ड पॉइंट का मतलब यह हुआ कि एटम्स ऑफ वन सब्सटेंस will be same in size and mass। तो एक ही सब्सटेंस के अगर बहुत सारे एटम के बारे में अगर स्टडी करोगे तो वो आपस में क्या होंगे बोलो, एक जैसे दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे चाहे तो लिख लो, मान लो आपके पास ये कोई एक सब्सटेंस है C, जिसके एटम मान लो किस तरीके के हैं, स्फेरिकल इन शेप, और इन सब का साइज और मास क्या है, सेम। साइज एंड मास इज सेम। तो एक ही सब्सटेंस के एटम आपस में सर सेम होंगे, मतलब उनका मास और उनका साइज क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आप अलग अलग सब्सटेंस की बात करोगे तो उनके एटम एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। डन, वेरी गुड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला, तो ध्यान से सुनो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वो बोलते हैं कि जब एक सब्सटेंस का एटम दूसरे सब्सटेंस के एटम के साथ रिएक्शन करता है तो जाकर के एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब सब्सटेंस ए का एटम सब्सटेंस बी के एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तब जाके एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। तो लिखो, व्हेन एटम्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंस react to
ईच अदर, और रिएक्शन भी कैसा होना चाहिए, जैसा मन। मान लो सब्सटेंस ए के एटम 3 आ गए, इसके 2 आ गए, जब इसका मन किया तो 4 आए, इसका 1 आ गया, नहीं, एकदम फिक्स अमाउंट में, ईच अदर इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो और proportion, then they form new compound। क्या करते हैं? न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। डन मतलब सर ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, देखना ध्यान से। आपने बनाया H2O मान लो, तो H2O बनाने के लिए हाइड्रोजन का एटम आया और ऑक्सीजन का एटम आया, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, हाइड्रोजन के एटम आए 2, ऑक्सीजन का एटम आया 1, तब जाके ये लोग क्या बनाए बोलो? H2O का एक मॉलिक्यूल। देखो ये आया H2, ये आया O2 गिव्स H2O। यहां पे अगर बैलेंस करना चाहते हो यहां हाफ ले लो। ध्यान से देखो, यहां हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 2 था, हाफ कर दिया तो 1 बचा। जब इसके 2 एटम इसके 1 एटम से रिएक्शन करता है तब जाकर के H2O का एक सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्म होता है। डन, वेरी गुड। सिमिलरली और कोई एग्जांपल देखना चाहते हो, दूसरा एग्जांपल देख सकते हो। इसको हटाता हूं, दूसरा एग्जांपल देखो, CO2। सर यहां अगर हम देखें तो यहां एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं बोलो? सर 2 एटम आते हैं, और जब 1:2 के रेशियो में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बोलो? CO2, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं कार्बन के 2 एटम दूं, 2 एटम ऑफ कार्बन, 2 एटम ऑफ कार्बन और 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलो कितने CO2 के मॉलिक्यूल बना पाओगे? सर 1 कार्बन के लिए 2 ऑक्सीजन एटम की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के 1 CO2 बनेगा। ठीक है सर, हमने 2 कार्बन एटम थे, उसमें से 1 कार्बन यूज कर लिया, अभी रिमेनिंग में है 1 कार्बन, और 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यूज कर लिया, रिमेनिंग बचा 1 ऑक्सीजन। अब तुम्हारे पास 1 मॉलिक्यूल CO2 का तो बन गया, लेकिन 1 कार्बन रह गया खाली, और यहां से 1 ऑक्सीजन खाली रह गया। क्या 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन लेकर के क्या एक और CO2 बना सकते हो? नहीं। मतलब कि जब CO2 बनाना है तो कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 के रेशियो में रिएक्शन होना जरूरी है। समझ में आया क्या? वेरी गुड। चलो सिमिलरली H2O जब बनाए थे तो उसमें भी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम लेना कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन का 1 एटम हो और ऑक्सीजन का भी 1 एटम हो, कभी H2O नहीं बन पाएगा। समझ में आया? यह है मतलब कि फिक्स रेशियो होना जरूरी है। अब एक लास्ट पॉइंट डाल्टन की थ्योरी में देख लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि एटम को ना तो कभी फॉर्म किया सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता। तो एटम can never be formed nor destroyed। आप एटम को ना तो कभी फॉर्म कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो बाद की फर्दर स्टडीज में ये पता चला बेटा कि एटम फर्दर तोड़ा जा सकता है, एटम को भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन अंकल जब थे, जिस टाइम पे डाल्टन अंकल हुआ करते थे, उस टाइम पीरियड पे क्या था, हम एटम को ही सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म मानते थे। लेकिन फर्दर जो और अभी एडवांस स्टडीज हुई, वहां से ये पता चला कि एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। जरा ध्यान से देखो, वो एटम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल,
और उन फंडामेंटल पार्टिकल में से 3 सबसे मेन पार्टिकल हैं, जिसमें से है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। क्या यही 3 पार्टिकल एटम के अंदर होते हैं? नहीं, इनके अलावा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजॉन्स, बहुत सारे पार्टिकल। लेकिन सर उन पार्टिकल को हमें नहीं पढ़ना है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तो ये सब भी होते हैं। बट कोई पूछे तुमसे आकर के कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटम को बनाने में जो मेन रोल है वो इन्हीं तीनों का है। डन। तो अगली क्लास में इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए फिर हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बाद मोल्स और मोल्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इन सब चीजों पे आएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको क्या लगा, आपको और कोई किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए, सारी चीजें आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, बाय बाय।